दी सेल। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल थ्योरी, जो कि हमारी मेन हेडिंग है। इसको हम लेकर चलते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग दिस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सेल, सो हाउ वी कैन डिफाइन अ सेल। तो ये बुक की जो वर्डिंग है दैट द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेरे ख्याल में यही काफ़ी है कि जो लाइफ है उसकी जो बुनियादी एक यूनिट है, एक जो इकाई है, उसे हम सेल कहते हैं। एंड दिस यूनिट इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल यूनिट बट ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट एज वेल। तो सेल क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का जी। और इन मोर सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। कोई भी जिंदा जानदार है उसकी बॉडी का ये लाजमी पार्ट है, ठीक है। अब सेल जो है, देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर एंड ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलुलर। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म is the basic unit. It is the building block of their life. यानी in unicellular organism the cell itself is composed of, the organism itself is composed of a single cell. So उनमें तो एक ही सेल होगा, लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनकी जो बॉडी है वो थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये ऐसे ही है सेल उनकी बॉडी में, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है जो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। उनके अरेंजमेंट से एक पूरी बिल्डिंग बनती है। इन द सेम फैशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। नाउ मूविंग ऑन, इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब हमने सेल थ्योरी की जो है वो हिस्ट्री देखनी है, तो सेल थ्योरी की हिस्ट्री को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट है, उसका नेम है रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक 1665 में, यानी कि ये 17वीं सेंचुरी बनती है, 17th सेंचुरी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड द सेल, यानी इसने सेल को डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड द सेल जी। सेल को डिस्कवर्ड किया था। इसके मुताबिक सेल जो है ये एक कंपार्टमेंट है, और इसको यानी 1665 में, इतने पुराने दौर में, तब माइक्रोस्कोप की इसकी अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी, इसकी अपनी माइक्रोस्कोप, बहुत सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी। उसमें इसने क्या काम किया, इसने एक प्लांट का जो है ना वो डेड टिश्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, डेड टिश्यू लिए, उस टिश्यू को कॉर्क बोलते हैं। ये दरख्त की जो बाहर बार्क होती है ना, उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक एक टिश्यू है, ठीक है, जो डेड होता है, मतलब लिविंग नहीं होता। इस कॉर्क के उसने थिन स्लाइसिस लिए, थिन स्लाइसिस हेयर, थिन स्लाइसिस का मतलब है माइक्रोस्कोप में आपने कोई भी चीज़ को रख के स्टडी करना है ना, तो आपको उसके बहुत बारीक स्लाइसिस चाहिए होते हैं। यानी आप सेल्स की एक सिंगल लेयर हो, ज़्यादा लेयर्स होंगी तो माइक्रोस्कोप में वो ज़्यादा ऑब्वियस नज़र नहीं आएंगी, इसलिए सेल की सिंगल लेयर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो थिन स्लाइसिस लिए डेड सेल्स के फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द प्लांट, और उसको अपनी ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उसने रख के देखा, एग्जामिन किया, और उसने क्या देखा कि उसे छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आए हैं, लाइक हनीकॉम, ये जो शहद का छत्ता होता है, अगर आप देखें कि उसमें हेक्सागोनल यानी 6 कॉर्नर्स वाले जो है वो कंपार्टमेंट से नज़र आते हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को उसने यानी कि देखा जो कॉर्क के अंदर
जो बॉक्सेस उसे नज़र आए उनकी शेप जो है वो हनी कॉम से मिलती थी, तो इसलिए उसने रॉबर्ट हुक ने उसको हनी कॉम की शबाहत दी कि सिमिलरिटी उसकी हनी कॉम जैसी है, और इसलिए इन कंपार्टमेंट्स को उस वक्त उसने सेल का नाम दिया, यानी द वर्ड सेल उसने यूज़ किया। अब ये जो उसका जो वर्क है वो उसकी फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया में उसने इसको जो है उसकी फेमस जो है पब्लिकेशन कहते हैं, जो उसने अपना रिसर्च वर्क किया था या जो उसने बुक कंपाइल की थी, उस बुक के अंदर उसने जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें उसने ये सारी बात लिखी है। स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर जो है एक डायग्राम बनी हुई है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये भी याद रखिएगा कि ये ओरिजिनल माइक्रोग्राफिया से ली गई एक डायग्राम है, जो आपकी बुक में उसका सिर्फ एक प्रिंट है। तो स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यानी इतनी पुरानी बात है, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो स्टडी किया था किसको, जो है वो सेल को फ्रॉम द डेड टिश्यू ऑफ कॉर्क। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तकरीबन एक सदी जो है पूरी ऐसे ही गुजर गई और थोड़ा बहुत कोई काम हुआ, वो भी बिल्कुल मामूली सा काम हुआ, ठीक है, कोई इतनी खातर खा इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। 18th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी की मिड 17th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी के अंदर कोई इतनी खातर खा मालूमात में इजाफा ना हुआ। फिर 19th सेंचुरी आ गई। 19th सेंचुरी में अगेन कुछ साइंटिस्ट ने सेल के हवाले से कुछ मोर डिस्कवर किया, जिसको अभी हम देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो लॉरेंस ओकेन्स हैं, लॉरेंस ओकेन जी। लॉरेंस ओकेन जो है ये एक दूसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1805 यानी 1805 के अंदर इन्होंने जो है वो सेल के बारे में क्या जो है वो आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि जो सेल है ना, कोई भी जिंदा जानदार जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बगैर नहीं है, ठीक है। वो उसकी बॉडी जो है ओरिजिनेट होती है सेल से, यानी ओरिजिनेट का मतलब है कि वो सेल से ही बनता है, पहले किसी सेल से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से वो ओरिजिनेट होता है, वो बनता है। या उस एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आप देखते हो अपनी रूटीन में, सामने आपके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, एनिमल हो, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्स, यानी वो सेल्स पर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये लॉरेंस ओकेन ने जो है वो एक आइडिया दिया। अब इसी आइडिया की फर्दर जो है वो वजाहत की एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ये इतना लंबा नाम है, डी लेमार्क जी। ये मैं इसको सिंपली लेमार्क ही बोलता हूँ, इतना जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ही ये पूरा कहने के बजाय। तो लेमार्क ने 1809 में 1809 में सिमिलर आइडिया पेश किया, और इसने क्या किया, इसने ये कहा कि नोबडी कैन हैव लाइफ और वुड हैव लाइफ, नोबडी वुड हैव लाइफ विदाउट सेल जी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ज़िंदगी जो है एक छोटे से एक यूनिट यानी एक कंपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है, और इस कंपार्टमेंट को सेल बोलते हैं। तो लेमार्क ने भी यही बात की, जिस तरह लॉरेंस ओकेन ने की, कि कोई भी ज़िंदगी जो सेल के बगैर नहीं रह सकती, और या कोई जिंदा है तो उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जिससे वो मिलकर बना हुआ है, इट मस्ट कंटेन सेल्स। तो स्टूडेंट्स, ये अगले साइंटिस्ट ने भी तकरीबन वही बात दोहरा दी, और उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट की जो कामों का सिलसिला जो है वो इस तरीके से चलता रहा। और फिर हमारे पास जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आ जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है ना, इसने एक जो है ना एक नई चीज़ डिस्कवर की सेल के अंदर। अगर मैं पीछे जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, और वो ये है कि रॉबर्ट हुक ने ना सेल की जब डेफिनेशन की ना, तो उसने कहा कि सेल एक कंपार्टमेंट है जो अंदर से खाली है, मतलब एक एम्प्टी कंपार्टमेंट है जिसको बाहर से थिक वॉल्स ने घेरा हुआ है, ठीक है। ये रॉबर्ट हुक ने बात की थी। लेकिन जब 1831 में, यानी तकरीबन ये काफ़ी साल, 150 साल बनता है करीब, या 250 साल,
इतने अरसे में कोई एफर्ट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये बात साबित कर दी। उसने ये कहा कि सेल जो है, उसने जब एग्जामिन किया सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑब्वियसली इतनी देर में माइक्रोस्कोप में भी कोई एडवांसमेंट आई होगी, इंप्रूवमेंट आई होगी, तो इससे ज़्यादा अच्छी माइक्रोस्कोप और पावरफुल माइक्रोस्कोप डिस्कवर होगी होंगी इतने अरसे में। तो यही वजह है कि जो चीज़ रॉबर्ट हुक नहीं देख पाया सेल के अंदर, वो रॉबर्ट ब्राउन ने देख लिया, और वो क्या था? न्यूक्लियस। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, ये किसके सर इसका क्रेडिट जाता है? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में, और इसके साथ ही, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ ही ये बात जो है वो चेंज होगी, जो रॉबर्ट हुक ने कही थी कि न्यूक्लियस जो सेल है वो न्यूक्लियस के बगैर होता है, यानी सेल अंदर से खाली होता है। तो ये आइडिया चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट हैं, जैसे थियोडर शवान एंड श्लेडन। इसका जो इरा है, यानी टाइम पीरियड है थियोडर शवान का, वो है 1839 जी, और इसका है 1838 जी। श्लाइडन का 1838, ये यानी ये इनका दौर है जिसमें इन्होंने काम किया, और इन्होंने जो वर्क किया वो इंडिपेंडेंटली किया, यानी अलग अलग इनका काम जो है, ये अपना काम कर रहा था। और एक्चुअली ये एक इनमें से बॉटनिस्ट है यानी साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स, और एक इसमें ज़ूलॉजिस्ट है, यानी कि जो एनिमल्स को स्टडी करता है। तो एक साइंटिस्ट जो है बॉटनिस्ट है, एक ज़ूलॉजिस्ट है। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंट होके अलग अलग काम किया अपना, और बाद में ये जब इनका काम इन्होंने अपना डिस्कस किया आपस में, तो दे हैव कम टू द आइडिया ऑफ सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी जो है उसको जो है प्रपोज किया, पेश किया सेल थ्योरी जी। सेल थ्योरी ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने सेल थ्योरी को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, लोगों के सामने पेश किया। तो अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के मुताबिक सेल की मज़ीद वजाहत हो जाती है। जब हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो वी एक्सप्लेन सेल इन अ बेटर वे। सो सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मैं वन बाय वन उन पोस्टुलेट को जो है वो आपको बताता हूँ। सो नंबर 1 जो है वो ये है कि जो सेल जो है उसके 3 पार्ट, यानी कि सेल थ्योरी के एक सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेल थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स हैं, और उनमें से पहला कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 न्यूक्लियस, बल्कि इसको अभी रहने दें। नंबर 2 साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 द न्यूक्लियस जी। ये एक जनरलाइज्ड सेल का जो है वो बता रहा हूँ कंपोनेंट्स, कि एक सेल के ये जनरलाइज सेल में ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस की जगह यहाँ एक और चीज़ भी, न्यूक्लियस की जगह एक और भी लिखते हैं, न्यूक्लियोइड जी। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में स्टूडेंट्स आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो हम डायरेक्ट न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की एक खासियत है कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेयरएज़ जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो फिर हम न्यूक्लियस की बात नहीं करते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उनमें जो है वो डीएनए होता है, वो सर्कुलर डीएनए जो उनके सेल के मिडल के अंदर पड़ा होता है, और उस मिडल हिस्से को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सर ने न्यूक्लियस लिखा है। नहीं, मैंने दोनों न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस या न्यूक्लियस लाइक बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स, ये जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, दे आर फाउंड इन एवरी सेल। हर सेल में ये कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो सेल किसी प्लांट का हो, चाहे किसी एनिमल का हो, चाहे किसी फंजाई का हो, चाहे किसी प्रोटिस्ट का हो, या इवन बैक्टीरिया का सेल ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक तो ये बात होगी सेल थ्योरी की। अब सेल थ्योरी के हवाले से कुछ और भी हैं, मतलब सेल थ्योरी के कुछ और पोस्टुलेट्स हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक पोस्टुलेट ये है सेल थ्योरी का, यहाँ मैं लिखता हूँ हेडिंग पोस्टुलेट्स।
जी, उनमें से एक पॉस्टुलेट ये है नंबर 2 पे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मीन मेड अप ऑफ, यानी बने होते हैं वन और मोर सेल्स। अब यहाँ वन की जब बात आएंगी तो इट मीन्स यूनिसेलुलर, और जब मोर सेल्स की बात आएगी तो इट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज द सेल, कोई भी सेल है ना वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही इमर्ज होता है, ठीक है। सो सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल से ही सेल जो है वो वजूद में आएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जी, यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास जो है वो इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, कुछ फर्दर साइंटिस्ट की जो एफर्ट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमारे पास 3 और साइंटिस्ट का जिनका बुक में तज़किरा है, हम उनकी बात आगे करते हैं। तो उन्होंने सेल थ्योरी के हवाले से क्या क्या जो है, या सेल के हवाले से क्या क्या उन्होंने डिस्कवरीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रूडोल्फ वर्को जो है, ये एक अनदर साइंटिस्ट है, और इसने जो है इसने एक बात कही थी, मतलब जो इसकी अपनी वर्डिंग है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, जी, ये इसके वर्ड्स हैं, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसको बुक में ना इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है। इट मीन्स कि ये इसी साइंटिस्ट के अपनी जो है अल्फाज हैं, उसके अपने वर्ड्स हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी सेल है ना वो पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आता है। यानी अगर एक सेल है, फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, तो ये अगर पहले से पीछे से मौजूद होगा तो ये डिवाइड होके अपने जैसे 2 सेल्स जो है वो बना देगा। सो सेल डिवीजन होगी, दिस इज सेल डिवीजन। तो ये इस बात का जो है वो मकसद है। और ये बात जो है ना उस दौर में जब ये बात कही गई थी, ठीक है, तकरीबन ये मिड ऑफ 19th सेंचुरी की बात है। उस वक्त जो है सेल के हवाले से, मतलब ये सेल का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बड़ा राइज था, ए बायोजेनेसिस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बायोजेनेसिस, जी, ए बायोजेनेसिस। स्टूडेंट्स ये बहुत अहम वर्ड है, ए बायोजेनेसिस, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ अभी। तो तब जो है ए बायोजेनेसिस के कायल थे लोग, तो इसलिए रूडोल्फ वर्को ने जो बात कही ओमनी सेलुला के ज़िंदगी जो है पहले से मौजूद ज़िंदगी से ही वजूद में आती है, तो ये कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही थी। और क्योंकि उस वक्त लोगों का जो मानना था वो ए बायोजेनेसिस था। और ए बायोजेनेसिस क्या है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से जो है वो वजूद में आती है। यानी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर के ये तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना कि सेल ही अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब बात हम करते हैं, एक और साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। जी, लुईस पास्चर जो है ये एक अपने दौर का बहुत ही कह लें बहुत ही मशहूर और बहुत फेमस जो है काबिल और फेमस जो है साइंटिस्ट था लुईस पास्चर। इसका जो टाइम पीरियड बुक में दिया गया है वो है तकरीबन 1862, जो है ये भी 90s में ही आता है, 19th सेंचुरी में। तो लुईस पास्चर जो है ना तब ये ए बायोजेनेसिस के ऊपर काम कर रहा था, और इसने ये बताया था कि जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया भी एक सेल ही है। सो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ये अपने जैसे बैक्टीरिया से ही, मतलब बैक्टीरिया गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल सेल है ना, तो ये अपने जैसा एक बैक्टीरियल सेल अपने जैसे बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है।
तो बैक्टीरियल सेल भी इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक अपने जैसे सेल्स बनाता है, न्यू बैक्टीरिया बनाता है। तो इस चीज़ को लुईस पास्चर ने साबित किया था। और अगर थोड़ा सा मैं और इसकी वजाहत कर दूं ए बायोजेनेसिस के नज़रिए की, अच्छा तो अर्ली 80s में ना साइंटिस्ट जो है ना, खाना ख़राब होने की बड़ा मसला था, यानी गलने सड़ने का अमल होता था, खाना ख़राब हो जाता था, दूध ख़राब हो जाता था, ठीक है, मतलब स्पॉयल हो जाता था, उसमें जो है वो पड़ा पड़ा सड़ जाता था खाने पीने की चीज़ें और दूध वगैरह। तो साइंटिस्ट बड़े फ़िक्रमंद थे और लोग भी कि ऐसा बहुत नुकसान हो रहा है। आजकल तो रेफ्रिजरेटर आ गया, आप खाने को रख लेते हैं और महफूज रहता है कई दिन, और इस तरीके से बहुत सी दूसरी टेक्निक्स हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो सोच रहे थे कि हम इसको कैसे इससे बचें, लेकिन जब खाना स्पॉयल होता था तो खाने में कीड़े पड़ जाते थे। तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि खाना तो एक बेजान सी चीज़ है, ऑल्दो इट इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर और कंपाउंड, बट लेकिन ये है कि खाना जो है ये एक बेजान सी चीज़ है और इसमें कीड़े वगैरह जो है वो पल जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त साइंटिस्ट कहते थे कि लाइफ जो है ना, यानी ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से जो है वो वजूद में आ रहे हैं, तो लाइफ जो है ना नॉन लिविंग चीज़ों से ही बनती है। लेकिन उसी दौरान जैसे कि रॉडोल्फ वर्को ने बताया कि नई ज़िंदगी जो है वो पहले से मौजूद ज़िंदगी से ही वजूद में आती है। तो अब लुईस पास्चर जो है ना इस नज़रिए के ख़िलाफ़ था। कैसे ख़िलाफ़ हुआ कि उसने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव कर दिखाया और उसने एक्सपेरिमेंटली इसका पूरा जो है ना वो एक प्रूव है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव कि लुईस पास्चर ने ये कैसे करके दिखाया, ठीक है, वो यहाँ मैं नहीं बयान करूँगा। खैर इसने ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनते हैं, इस बात को एक्सपेरिमेंटली जब साबित कर दिखाया तो जो है इस नज़रिए की इस नज़रिए ए बायोजेनेसिस की नफ़ी होगी। जब इसका इनकार हो गया तो जो है रॉडोल्फ वर्को जो है इसको सपोर्ट मिल गई, यानी लुईस पास्चर की एक्सपेरिमेंट से रॉडोल्फ वर्को को सपोर्ट मिल गई और इसकी बात जो है वो साबित होगी और उसकी वजाहत होगी। फिर क्या हुआ कि रॉडोल्फ वर्को और जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है ना, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है, उस सेल थ्योरी और इस वर्क यानी इस बात को साथ मिलाकर साइंटिस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करने के काबिल हुए। तो अब जाके जो एक ज़िंदा जानदार की जो तारीफ़ की जाती है या जो डेफिनेशन है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स and organized entities in which several or many different chemical reactions are taking place and they are made up of cell। तो ये एक कह लें सिंपल सी लाइफ की जो है वो डेफिनेशन है। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन, इसके बाद क्या हुआ कि जो है एक और साइंटिस्ट का नेम यहाँ जिक्र है, ऑगस्ट वाइजमैन। ऑगस्ट वाइजमैन ने क्या किया, उसने कहा कि जो ज़िंदगी है ना ये वाकई में आपस में इसमें बड़ी सिमिलरिटी है, लाइफ में आपस में बड़ी सिमिलरिटी है, इवन सेल्स के अंदर बड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन ऑल्दो दे हैव सम वर्सटाइल वर्क्स एज वेल, कि वो आपस में डिफरेंट भी हैं सेल्स, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो लाइफ जो है वो एक्चुअली सेम है, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है लाइफ जो है वो इट केम्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो इसने क्या बात की, उसके पास जो है जो कह लें कि कुछ बातें थी, वो जिन पॉइंट्स को उसने जहन में रखी ये बात की, उसने कहा कि जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है सेल्स के अंदर। इसके अलावा सेल्स के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो यूनिक हैं सभी सेल्स के अंदर, और इसी तरीके से सेल के अंदर जो है कह लें उनकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है सेल्स की वो भी सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम अगर इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं यहाँ वजाहत इनकी करूँ, नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 उनकी जो है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और नंबर 3 पे है सेल की जो कह लें मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो स्ट्रक्चर में हम देखें
तो हर सेल में सेल वॉल होती है, तो ये भी एक तरह की जनरलाइज्ड किस्म की बात है कि तमाम सेल्स क्यों उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस वगैरह होता है, फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब आप देखते हैं कि हर सेल में, चाहे प्लांट हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें रेस्पिरेशन जो है वो होती है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको फिर एरोबिक, एनारोबिक में हम डिवाइड करते हैं। तो ये भी बात एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से सेल जो है वो सभी सेल्स में एक ही तरह की ज़िंदगी चलाने के प्रोसेसेस हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। अब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो हम पिछली क्लासेस में इन द सेकंड चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, और यकीन करें स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म की ना एक सोच देता है कि भी हर चीज़ आपस में लिंक्ड है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक दूसरे से मिली हुई है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जाके अब इस चीज़ का जो आइडिया है ना, ये एक साइंटिस्ट है, उसका नाम बुक में ऑगस्ट वाइजमैन जो है वो दिया हुआ है जी। ये बात जो है ये ऑगस्ट वाइजमैन ने जो है वो इसकी वजाहत की। तो इस सारी बात को जो है वो समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो सेल है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। और आप अंदाज़ा कर लें कि एक सेल की डिस्कवरी से, एक छोटे से वजूद की डिस्कवरी से पूरी सेल बायोलॉजी जो है उसको हमें आज पढ़ना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें, और यही मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े कारनामे करने में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा जो है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इस टॉपिक की ज़रूरत जो है कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए है कि सेल किस तरीके से, ये जो हम सेल आज पढ़ रहे हैं, इसकी इमर्जेंस कैसे हुई, और फिर आज इस सेल को हम डिफरेंट बायोलॉजिकल फील्ड्स में यूज़ करते हैं, इसी बेस को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को। तो ये पढ़ना ज़रूरी भी है, और कह लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगली मेरी वीडियो के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।